नमस्कार, राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। अजमेर गौहर चिश्ती विवादित नारा मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दे। पुलिस रिमांड में गौहर, कई राज उगल रहा है। मामले में जल्द 2 और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। 28 जून को नासिर नाम के युवक के साथ गौहर जयपुर गया था, तो वहीं 30 जून को नासिर के साथ गौहर हैदराबाद भागा था। जयपुर में 2 दिन अबरार नाम के युवक के पास रुका हुआ था, तो पुलिस अब मामले को लेकर अबरार पर भी शिकंजा कसेगी। साथ ही गौहर के मोबाइल की आईडीपीआर और गूगल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एनआईए ने भी सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है। अभिजीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। अभिजीत, खबर सामने आ रही है कि मामले में जल्द 2 और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए प्रियंका, जैसे जैसे पुलिस रिमांड की अवधि आगे बढ़ रही है, गौहर चिश्ती जो है उसके हलक से जो है कई सारे राज निकलकर सामने आ रहे हैं। 28 जून को गौहर चिश्ती अपने एक साथी, जिसका नाम सूत्रों के हवाले से नासिर बताया जा रहा है, उसके साथ वो जयपुर रवाना हुआ था और जयपुर में अबरार नाम के युवक के यहाँ पर वो 2 दिन रुका था और 30 तारीख को गौहर चिश्ती नासिर के साथ हवाई जहाज के जरिए हैदराबाद फरार हो गया था। तो अब इस पुलिस इस मामले में नासिर और अबरार, इन दोनों नाम के युवकों पर भी अपना शिकंजा कस रही है। और उसके साथ साथ 17 जून को जो विवादित नारा दरगाह की सीढ़ियों से गौहर चिश्ती ने दिया था, उससे एक दिन पहले 16 जून को गौहर चिश्ती ने एक बैठक की थी, एक मीटिंग की थी। और उस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे, उस मीटिंग में क्या चर्चाएं हुई हैं, उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, पुलिस की जांच का केंद्र जो है वो 16 जून की मीटिंग पर केंद्रित हो गया है। उसके फैक्ट्स जो हैं वो निकालने में पुलिस जुटी है। सबके बीच में जो मोबाइल गौहर चिश्ती से बरामद हुए थे, उन मोबाइल की जो आईडीपीआर है वो निकालने के लिए साइबर सेल जो है फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। वहां से क्या कुछ फैक्ट्स निकल के सामने आते हैं, उससे और ज्यादा खुलासे होंगे। इस सबके बीच में जो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो लोकल कॉन्टैक्ट है, चूंकि नासिर के साथ गौहर चिश्ती 28 जून को अजमेर से रवाना हो गया था जयपुर और फिर 30 जून को वो हैदराबाद गया था, तो लोकल कॉन्टैक्ट से और कौन कौन लोग गौहर चिश्ती के संपर्क में थे, जिन्होंने गौहर चिश्ती को अजमेर से भगाने में मदद की थी, पुलिस उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करने में जुटी हुई है। 22 तारीख तक का रिमांड जो है वो पुलिस ने गौहर चिश्ती का लिया हुआ है। लिहाज से अब बहुत तेजी से जी बिल्कुल अभिजीत, 22 तारीख तक रिमांड है और पुलिस जैसे जैसे पूछताछ कर रही है, गौहर कई राज भी उगलता जा रहा है। और एक अहम कड़ी मोबाइल भी मानी जा सकती है अभिजीत। आईडीपीआर और गूगल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। क्या माना जाए, जब ये रिपोर्ट आएगी तो और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं इस पर? देखिए, पुलिस के सूत्र हमें इसी बात का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि गौहर चिश्ती ने अपना जो डाटा था मोबाइल से फरार होने से पहले उस डाटा को डिलीट कर दिया था। तो ऐसे में उस डाटा को रिकवर करने में थोड़ी बहुत समय लग रहा है पुलिस को, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि 1 से 2 दिन के भीतर वो डाटा मिल जाएगा। सूत्र हमें ये भी कह रहे हैं कि कई गूगल अकाउंट जो थे वो गौहर चिश्ती ने बना रखे थे, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए थे, क्रिप्टो करेंसी में उसने इन्वेस्ट किया हुआ था, कई और चीजें जो है वो निकल के आ रही है। लेकिन अभी पुष्ट रूप से इन सब चीजों की पुष्टि नहीं की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे तमाम तथ्य जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। इस सबके बीच में एनआईए का भी अपरोक्ष रूप से इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। 2 से 3 दिन पहले एनआईए जो है अजमेर आई थी, उसने जिला पुलिस के आला अफसरों के साथ इस पूरे मामले का फीडबैक लिया था और किस तरह के फैक्ट जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं। उसके बाद संभावना यही जताई जा रही है कि एक बार जब जिला पुलिस का अनुसंधान गौहर चिश्ती से पूरा हो जाएगा, तब एनआईए गौहर चिश्ती पर अपना शिकंजा कसेगी। जी अभिजीत, क्या लग रहा है ये आईडीपीआर और गूगल की रिपोर्ट कब तक आ पाएगी, कब तक इंतजार करना पड़ेगा इसका? देखिए, सूत्र हमें बता रहे हैं कि 1 से 2 दिन में ये जो आईडीपीआर और गूगल रिपोर्ट्स है, गूगल को लिखा है जिला पुलिस ने, क्योंकि जो कुछ भी डाटा उसने डिलीट किए हैं उनको रिकवर करने में कुछ वक्त लग रहा है। लेकिन वो रिकवर होने के साथ जब पुलिस को मिलेंगे, उसके बाद और ज्यादा डिटेल अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो निकल कर सामने आएंगे। और लेकिन मोटे मोटे रूप से जो 2 और युवकों की जल्द गिरफ्तारी होने के संकेत हमें सूत्रों के हवाले से मिल रहे हैं, जिनके साथ गौहर चिश्ती अजमेर से जयपुर और जयपुर से हैदराबाद फरार हुआ था। और साथ साथ जयपुर में 2 दिन जिस अबरार नाम के युवक के पास ये रुका था,
उसके बारे में भी डिटेल्स जो है वो पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। ठीक है अभिजीत, तो लगातार नजर बनाए रखेंगे, पल पल अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से ये बड़ी खबर है, युवक को धमकी भरा पत्र मिला है। बीच बाजार में गोली मारने की धमकी दी गई है। इस स्केच से पत्र में लिखा हुआ है, तेरे घर वाले बीच में आए तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। और इसके साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि कोई समाज का व्यक्ति अगर बीच में आता है तो उसे भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। पीड़ित ने जुरहरा थाने में मामला दर्ज कराया है। तो लगातार धमकियां दी जा रही हैं। भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फिर से एक युवक को धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस स्केच से पत्र में लिखा हुआ है कि अगर तेरे घर वाले बीच में आए तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये वही पत्र है जिसके माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई है। तो पीड़ित ने जुरहरा थाने में फिलहाल मामला दर्ज करा दिया है और मामले की एक कॉपी दिखा रहे हैं आपको। रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, पूरा मामला बताइए जरा, आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए प्रियंका, ये जुरहरा कस्बे का पूरा मामला है, जहां एक गजेंद्र नाम के युवक को धमकी भरा पत्र मिला है और पत्र में लिखा है कि बीच बाजार उसे गोली मार दी जाएगी। और साथ ही पत्र में यह भी लिखा है कि अगर उसके घर वाले या फिर समाज का कोई अन्य व्यक्ति उसके बीच में आया तो उसे भी जो है कड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ऐसे पूरे मामले को देखते हुए उसने जो पत्र को लेकर के जुरहरा थाना पुलिस के पास वह पहुंचा और अब जो है उसका मामला को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से उसके घर पर आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए और लगातार पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। ये जो युवक है गजेंद्र, जिसको धमकी मिली है, वो लंबे समय से कांग्रेस कार्यकर्ता है और 2016 से वो विधानसभा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है और उसको ये धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो लाइट मार्कर होता है उससे ये लिखा हुआ है। और ये जो पत्र है उसको कल करीब 2:30 बजे के लगभग जहां पशुओं को बांधा जाता है उसका नौरा था, घर के पास में ही वहां पर मिला था और उसके बाद में पूरा परिवार उसका जो है दहशत में है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जिस किसी भी युवक ने इस कृत्य को अंजाम दिया है उसको जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल पुलिस के अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए और लगातार आसपास में जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं उनकी सभी की जांच की जा रही है। जी प्रियंका। दीपक, जिस तरीके से आपने बताया कि राजनीतिक नाता भी रहा है पीड़ित का, तो क्या ये माना जाए कि कोई पुरानी रंजिश हो सकती है इसके पीछे? फिलहाल जांच में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं, क्या कुछ कहना है पुलिस का? देखिए, पुलिस के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई और पीड़ित से भी हमारी बात हुई। पीड़ित का कहना यह है कि करीब 15-20 दिन पहले उसका एक युवक से, किसी से खुर्शीद नाम के युवक से विवाद हुआ था, लेकिन उसमें राजीनामा हो गया था और ऐसा उसकी कोई आपसी किसी से रंजिश नहीं थी और इसको लेकर के उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा है। उसका कहना है कि पुलिस के मामले की जांच कर रही है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले वो दर्शकों को बता दे। बड़ी खबर, नारायण बाबा टावर पर चढ़ गए हैं। हरि बोल बाबा आत्मदाह मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। हरि बोल बाबा आत्मदाह मामले में जुड़ी ये बड़ी खबर। धरना स्थल पर नारायण बाबा मोबाइल टावर पर चढ़ गए हैं। उन्हें वार्ता पर विश्वास नहीं है, ये कहते हुए वे मोबाइल टावर पर चढ़े हुए हैं। आपको बता दें, पिछले 550 दिन से ये धरना स्थल पर धरना दे रहे थे। डीग प्रशासन लगातार समझाइश कर रहा है। भरतपुर में डीग के गांव पसोपा का मामला, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरि बोल बाबा इस वक्त मोबाइल टावर पर चढ़े हुए हैं। दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अभी क्या कुछ अपडेट है, क्या समझाइश हो पाई है फिलहाल? देखिए प्रियंका, नारायण दास बाबा जो है वो टावर पर चढ़े हुए हैं और उनका कहना है कि प्रशासन के बीच और साधु संतों के बीच कल जो वार्ता हुई थी उनको, उस वार्ता पर उनको विश्वास नहीं है और लगातार 2 साल से अधिक समय से ये जो आंदोलन है वो चल रहा है। और आदि बद्रीनाथ जो है, आदि बद्रीनाथ कंकांचल के जो पर्वत है उनको बचाने की मांग जो है ये कर रहे हैं। और फिलहाल अपडेट ये है कि 5 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, नारायण दास बाबा अभी भी मोबाइल टावर पर चढ़े हुए हैं और उसको देखते हुए एसडीआरएफ की टीम ने जो है मोबाइल के नीचे जो चारों तरफ है जाल बिछा दिया और लगातार एसडीआरएफ की टीम जो है
वो नीचे तैनात की गई है। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। एडीएम है, एडिशनल एसपी सहित एसडीएम है और भी पुलिस के अन्य अधिकारी हैं, वो लगातार बाबा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक और बड़ी अपडेट यह है प्रियंका कि कल जिन साधु संतों के बीच और प्रशासन और जो पर्यटन मंत्री हैं डिफरेंस सिंह, उनके बीच में वार्ता हुई थी, तो साधु संत भी वहां पहुंचे हैं और वो लगातार बाबा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाबा अभी नीचे उतरने को तैयार नहीं है और वो ऊपर मोबाइल टावर पर ही बने हुए। जो राधाकांत शास्त्री है, संत है, उन्होंने ग्रामीणों से और प्रशासन से अपील की है कि किसी भी ऐसी अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दिया जाए जिससे कि माहौल खराब हो। लगातार बाबा को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना ये होगा प्रियंका की कब तक प्रशासन की समझाइश है वो बन पाती है और बाबा जो है टावर से नीचे उतरते हैं। दीपक, लगातार समझाइश तो की ही जा रही है, लेकिन घंटों का वक्त बीत चुका है, मोबाइल टावर से वे अब तक नहीं उतरे हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या कहना है प्रशासन का? आखिर बातचीत में सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए, प्रशासन का कहना यह है कि कल जिस तरह से साधु संतों के बीच वार्ता हुई थी, तो उसमें लगभग वार्ता जो है वो सकारात्मक रही थी और निर्णय जो है वो निकलने ही वाला था, लेकिन निर्णय तक बात नहीं पहुंच पाई थी। और उसको लेकर के जब जो वार्ता के लिए डेलीगेशन आया था वो साधु संतों के बीच धरना स्थल पहुंचा, तो वहां जो आचार विचार है वो बदल गए और आज सुबह जो साधु संत है नारायण दास वो टावर पर चढ़ गए। उनका कहना है कि जब तक आदि बद्रीनाथ और कनकांचल के पर्वतों पर जो अवैध खनन हो रहा है उसको नहीं रोका जाएगा, तब तक वो मोबाइल टावर से नीचे नहीं उतरेंगे। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक उस अवैध खनन को बंद कर पाता है। बाबा अपनी जिद पर है, प्रशासन समझाइश कर रहा है लगातार, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। रिकॉर्ड बड़ी खबर इस वक्त झालावाड़ से सामने आ रही है, जहां पर एक स्कूल बस पलट गई है। बेकाबू स्कूल बस पलटी और हादसे में बस में सवार बच्चों को चोटें भी आई हैं। कोटा रोड पर मिनी सचिवालय के सामने की यह घटना है। बच्चों का अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रही है वही बस की तस्वीर है। स्कूल बस है ये जो हादसे का शिकार हो गई और बेकाबू स्कूल बस पलटने से जो बच्चे बस में सवार थे उन्हें चोट भी आई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अस्पताल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चों का प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। सुबह स्कूल के बच्चों को लेकर बस पे आ रही थी लेसिक स्कूल की, जिसको डिवाइडर से टकराने की वजह से वो पलटी मार गई, जिसमें लगभग 30 बच्चे थे, जिनमें 12 बच्चों को हॉस्पिटल लाया गया है, जिनका उपचार चल रहा है। बच्चों को अभी किसी प्रकार की प्रथम दृष्टया गंभीर चोटें नहीं है, उनका एक्सरे कराया जा रहा है। बस के कंडक्टर को थोड़ा गंभीर चोट आई है, उससे पैर फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, बच्चे की चोट कम आई है, बिल्कुल कम आई है, नॉर्मल है। कैसे हुई, क्या बात आ रही है सामने? बच्चा बता रहा है कि कोई मोटरसाइकिल वाला आ गया अचानक, तो उसने डिवाइडर के ऊपर चढ़ा दी बस। तरुण सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, जरा बताइए कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है फिलहाल इसे लेकर? जी, झालावाड़ के कोटा रोड पर स्थित एक निजी स्कूल लेसिया स्कूल की ये निजी बस, ये स्कूली बस थी, जो कि आज सवेरे जब बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी, उसी दौरान झालावाड़ के मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट के सामने ही ये अनियंत्रित होकर पलटी है, जिसमें दर्जन भर बच्चों को चोटें आई हैं। अचानक से हुए इस घटनाक्रम के बाद मौके पर अफरा तफरी फैल गई। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी दौड़कर मौके पर पहुंचे और चूंकि जिला अस्पताल नजदीकी है तो तुरंत बच्चों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सभी बच्चों का प्राथमिक उपचार करवाया गया है। तरुण, क्या किसी बच्चे को गंभीर चोट भी आई है? जी, सारे घटनाक्रम में बच्चों को गंभीर चोटें नहीं आई है, मामूली चोटें हैं, जिनके बाद उनकी मरहम पट्टी कर प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। हालांकि जो बस का कंडक्टर है उसे गंभीर चोट आई है और उसका प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया है। सारे घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद जैसे ही बच्चों के परिजनों को भी इस घटना की जानकारी मिली, तुरंत आनन फानन में बच्चों के परिजन भी बदहवास हालत में दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे, लेकिन बाद में अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर सभी ने राहत की सांस ली है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और कुछ देर पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी बच्चों के परिजनों से मोबाइल पर फोन पर बात की है और बच्चों की कुशल क्षेम पूछी है। तरुण, चलिए, ये राहत की बात है कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और कल एक और बड़ी खबर का बाड़मेर से ये बड़ी खबर है जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रेलर की आपस में भिड़ंत हुई और दोनों वाहनों में आग लग गई। जिंदा जलने से ट्रेलर चालक की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। आरजीटी थाना क्षेत्र के जालीखेड़ा बस स्टैंड की ये घटना बताई जा रही है। तो बाड़मेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रफ्तार ने कहर बरपाया। मेगा हाईवे पर भयंकर सड़क हादसा हुआ। प्रेमदान सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रेमदान, जरा जानकारी दीजिए कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये देर रात में 2 ट्रेलर जो थे वो आमने सामने की भिड़ंत हुई। आमने सामने की भिड़ंत के बाद में दोनों ट्रेलर में आग लगी। आग लगने के बाद में एक ट्रेलर में एक जो ड्राइवर था वो फंस गया, जिसकी वजह से उसकी आग लगने से जलने से मृत्यु हो गई। तो वहीं दूसरे जो 2 लोगों थे उनको गंभीर अवस्था में बाहर निकाला गया। उनको प्राथमिक उपचार के बाद में सांचौर रेफर किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि ये आरजीटी थाना क्षेत्र के जालीखेड़ा के पास में हादसा हुआ है। हादसे की सूचना के बाद में आरजीटी थानाधिकारी ओम प्रकाश खुद मौके पर पहुंचे हैं और घायलों को अस्पताल के लिए भिजवाया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रेमदान इन तमाम जानकारियों के लिए। और जैसलमेर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक जर्जर मकान धाराशायी हो गया। ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में एक मकान धाराशायी हुआ है। सोनार दुर्ग के बिल्ले के ऊपर व्यासापड़ा में ये मकान गिरा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बारिश में नगर परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मॉनसून से पहले जर्जर मकानों को नोटिस देना था। कई जर्जर मकानों को नोटिस नहीं दिए गए हैं। कुछ को नोटिस देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। जर्जर मकानों के पड़ोस में रहने वाले लोगों में भी डर का माहौल है, डर देखने को मिल रहा है। नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मॉनसून की तैयारियों में जर्जर मकानों को गिरवाना उनकी प्राथमिकता बताई गई थी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जर्जर मकान यहाँ पर धाराशायी हो गया है। श्रीकांत सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। श्रीकांत, प्रशासन के दावों के तमाम पोल खुल चुके हैं, मकान धाराशायी होने भी शुरू हो चुके हैं, क्या कुछ जानकारी? प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है वो मानसून को लेकर तैयारियों के जो नगर परिषद द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। जब मानसून की तैयारी की बात आई तो सबसे पहले सड़कें भीग चुकी थी, सड़कें तालाब बन चुकी थी, नालों का कचरा उफान पर था। लेकिन अब लोगों की जान सासत में अटकी है। आसपास रहने वाले लोग डर रहे हैं। जर्जर मकानों को नोटिस देकर मामले को रफा दफा कर दिया, इतिश्री कर दिया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की। और वो मकान जैसे ही धूप खिली है, सूर्य देवता आए हैं, तो वो लगातार गिरना शुरू हो चुके हैं। और ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऐसा ही रवैया प्रशासन का अपनाता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी जो खामी नजर आती है वो नगर परिषद की आती है, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो जर्जर मकानों को जो है वो पहले ही नोटिस दें और नोटिस के 10 दिन या एक समय सीमा के अंदर जो है उस सारे कार्रवाई करे। अगर मकान मालिक उसे नहीं उतरवाता है तो फिर नगर परिषद जाकर उसे गिरा देगी, ताकि कोई जान माल की हानि ना हो, उसे पहले उतरवा लिया जाए। जी बिल्कुल श्रीकांत, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और दावे भी किए गए थे, लेकिन अब जब बारिश का दौर शुरू हुआ है तो ये लापरवाही सामने भी आ रही है। क्या कहना है प्रशासन का सफाई में अपने? जी, मैं आपको बता दूं कि जब नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने जो दावे किए थे उनकी पोल खुल चुकी है, तो उनसे फोन पर कांटेक्ट करने का प्रयास किया गया, क्योंकि ऑफिस का वक्त अब जो है वो आया है। लेकिन वो लगातार फोन जो है वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, ना ही इसको लेकर कोई जवाब दे रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं जो जिला कलेक्टर टीना डाबी है वो जरूर एक्टिव नजर आ रही है। उन्होंने इस खबर पर फीडबैक लिया है और अगर माने तो हो सकता है कि जल्द से जल्द ऐसे और मकानों पर वो कार्रवाई करवाए। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये है कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सोनार दुर्ग जहाँ लाखों सैलानी प्रतिवर्ष आते हैं, बारिश की सीजन शुरू हो चुकी है, जुलाई 15 से जो है वो सैलानी आना शुरू हो चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं सैलानियों के मन में भी एक डर है, क्योंकि दुर्ग जो है वो पूरा जर्जर हो रहा है। ना तो एएसआई उसे मरम्मत के लिए परमिशन दे रहा है और न नगर परिषद अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व है, उसे निभा पा रहा है। जी बिल्कुल श्रीकांत, नगर परिषद अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहा है और यही वजह है कि बारिश का दौर शुरू होते ही इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।